लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उसमें हमने केसी केपी को डिस्कस किया था, केसी की एक्सप्रेशन, केपी की एक्सप्रेशन, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ केसी की, ठीक है। तो वहीं से आज इसको कंटिन्यू करते हैं हम। कोशिश करेंगे ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, ठीक है, ये तो हमने सिंपल बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम को आप कैसे जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। तो हमने कहा था कि इफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो एट एनी इंस्टेंस इज ग्रेटर देन केसी, दैट मींस रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड टू रीगेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। And if the value of this ratio is less than Kc, then it move forwards, और अगर बराबर है दोनों तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये लास्ट टाइम बात हुई थी, ठीक है। तो आई होप ये जो है चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है Kc की, ठीक है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ Kc इज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो दूसरी एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कि द वैल्यू ऑफ केसी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स हम सिंपल कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, ठीक है। पहला केस इसमें क्या आ जाता है हमारे पास कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc is very large, if the value of Kc is very large, for example 10 raised to power 20, 10 raised to power 30, मतलब इस तरह की अगर आपके पास वैल्यू ऑफ Kc है, if the value of Kc is very large, that means के आप कह लें कि the reactants are highly unstable, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ऑफ Kc काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि the reactants are highly unstable and they instantly converts into प्रोडक्ट। यानी आप ये कह लें कि ये रिएक्शन फौरन जो है वो मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी बहुत कम टाइम लगेगा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज। दैट मीन दैट इक्विलिब्रियम मेनली वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पे जो चीज़ आपके पास मौजूद है दैट इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो if the value of Kc is very large, that means the reactants are highly unstable and they instantly converts into product। और हम ये कह सकते हैं कि backward reaction is highly impossible, ठीक है। Yeah, there are very few chances of happening backward reaction, almost no chance, almost no chance of backward reaction, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस किस्म का रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, यानी एक तरह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो चुका है। इस रिएक्शन के बैकवर्ड आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। रिएक्टेंट्स आर हाईली अनस्टेबल, प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, इसलिए प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस की जो वैल्यू ऑफ Kc होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, 10 पावर 10, 10 raised to power 20। तो इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे और वो किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। रिएक्टेंट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट्स इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट्स आर हाईली अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, ठीक है।
तो ये तो जस्ट सिंपल एक बात होगी कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल, if the value of Kc is very small, if the value of Kc is very small, then reactants will be highly stable. Reactants will be highly stable. Reactants जो है काफी ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि आप देखें Kc क्या है, रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अगर Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है एट इक्विलिब्रियम, और न्यूमरेटर यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। So that means कि reactants is highly stable and product is highly unstable। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आप कह लें कि ऐसा रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स जो है उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास एक रिएक्शन है कि जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है किसमें B में, एंड द वैल्यू ऑफ Kc इज 10 raised to power -15। -15 नाउ दैट मीन्स इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसका मतलब B जो है ये हाईली अनस्टेबल है, इसके बनने के चांसेस बहुत कम है। यानी ऐसा रिएक्शन जो है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल नेवर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये आपने यहाँ से A से स्टार्ट किया तो ये इसके B में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ऑलमोस्ट 0% चांस होगा कि ये B में कन्वर्ट होगा। अगर आप B से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फॉरन जो है बैकवर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिंपल आपके पास केसेस आ जाते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, दैट मीन्स के सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एंड इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स के बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस। यानी ऐसा रिएक्शन अगर आप रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, अगर तकरीबन कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनकी Kc की वैल्यूज मॉडरेट होती हैं। ठीक है, कि those reactions which occurs in both directions, those reactions which occurs in both directions have normally moderate Kc values। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 4 या 10 या लेट से स्टैरिफिकेशन है तो उसमें Kc की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो अगर इस टाइप की वैल्यूज हैं तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट हाईली थोड़ा सा आप कह लेंगे, हो सकता है कि प्रोडक्ट थोड़ी ज़्यादा स्टेबल हो या रिएक्टेंट थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो, तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगी, बट रिएक्शन इज हैपनिंग इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये जो आपके दो केसेस हैं ये एक्सट्रीम केसेस हैं कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, तो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम। एंड इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं कि जिसमें आपको वैल्यू ऑफ Kc दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि जी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, या रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा या रिएक्शन किस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई इतनी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन हमने देख ली, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा ये बात, इसमें कोई क्वेश्चन? जी ठीक है जी, तो ये दो आप कह लें कि हमने इसकी एप्लीकेशंस जो हैं Kc की वैल्यू की एप्लीकेशंस जो हैं ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्टिल अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो हमारा Kc Kp का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करते हैं, आई होप ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल तकरीबन सबको क्लियर होगा, तो थोड़ा सा जस्ट हम उसकी ऊपर से इसको देख लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ली-चैटलियर्स
Chatillier's principle. जी बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली दिस हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग कि वेदर फॉरवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग और बैकवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। यानी कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है, अगेन हम कह सकते हैं कि वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू दिस प्रिंसिपल। वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन of equilibrium through this principle, ठीक है जी। और ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आप सबको मालूम होगी कि व्हेन a stress is applied, when a stress or constraint is applied on a system in equilibrium, ठीक है। आपने किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रिएक्शन पे क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। when we apply stress or constraint, ठीक है, reaction is in equilibrium and we apply some sort of stress or constraint on that equilibrium, ठीक है। अब ये stress या constraint क्या हो सकता है? It could be either change in temperature, it could be either change in pressure, or it could be either change in concentration, ठीक है। तो change in temperature, आपने temperature change कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, pressure change कर दिया, concentration change कर दी, that would be stress. So if the stress or some sort of constraint is applied to a system in equilibrium, the equilibrium will get disturbed, ठीक है। equilibrium will get disturbed, ठीक है। and the reaction will move in such direction to alter the effect of that stress, यानी जो भी आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है रिएक्शन पे, रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो सिस्टम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो सिस्टम प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा, अगर आपने कंसंट्रेशन, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो सिस्टम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड द रिएक्शन विल मूव in such direction to oppose the effect of stress, to regain its equilibrium. ठीक है जी। इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए रिएक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा सो दैट इट कैन रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप किसी रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, अब वो स्ट्रेस टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर की फॉर्म में हो सकता है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम जो है इट विल गेट डिस्टर्ब एंड द रिएक्शन विल मूव इन सच डायरेक्शन टू अपोज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। सिस्टम अपने ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा ताकि फिर दोबारा इक्विलिब्रियम गेन किया जा सके, ठीक है। तो अब 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं, तो ये तीनों स्ट्रेस जो हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, जो भी इसमें कंफ्यूजन है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। पहला स्ट्रेस क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हमारे पास रिएक्शन है, सपोज CH3COOH plus C2H5OH and this forms CH3COOC2H5 plus H2O, ठीक है। अब the reaction is in equilibrium and we apply a stress by changing the concentration of either of any reactant or either of any product. Let's say आपने reactant की concentration को change किया, किसी एक particular reactant की concentration को change किया, suppose we increase the concentration of ethanoic acid, आपने ethanoic acid की concentration को बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? Equilibrium disturb हो गया,
अब सिस्टम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन विल मूव इन सच डायरेक्शन टू लोअर डाउन इट्स कंसंट्रेशन। और इसकी कंसंट्रेशन कैसे कम हो सकती है? व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन हैपेंस। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो दिस कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो सिंपल सा इफेक्ट है कि व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जस्ट आपको ये केस ध्यान में रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो सिस्टम कंसंट्रेशन बढ़ाएगा रिएक्टेंट की। कैसे? बाय बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है। सेम इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्शन होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा बाय फॉरवर्ड रिएक्शन। तो दो केस आ गए आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करें। दोनों केसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, दोनों केसेस में बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? कंसंट्रेशन वाले इफेक्ट में कोई क्वेश्चन क्लियर है ये जी? इसमें कोई क्वेश्चन? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, सबको क्लियर है ये? ठीक है जी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर की बेस के ऊपर अब देखते हैं कि दो टाइप के रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो लेट्स से हमने एग्जांपल ले ली, सपोज हमारे पास रिएक्शन है N2 plus 3H2 makes 2NH3. Now we all know this reaction delta H is negative for this reaction. Mean this reaction is exothermic in forward direction. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। एंड इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट वुड बी एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक। तो दैट मीन्स के द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फेवर्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फेवर्स द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड decomposition of ammonia or the formation of nitrogen or hydrogen favors the absorption of energy, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। ठीक, तो अब लेट्स से कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नाउ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर। फॉरवर्ड, हम किसी भी रिएक्शन को उसके फॉरवर्ड रिएक्शन से देख रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और आपने एकदम टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सिस्टम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। और सिस्टम टेम्परेचर को कैसे कम करेगा? बाय एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी एंड डूइंग दैट रिएक्शन विच विल रिक्वायर एनर्जी। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने एनर्जी बढ़ा दी। अब ये एनर्जी कम कैसे होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन से। एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी को, तो आपने जो भी एनर्जी बढ़ाई है एंडोथर्मिक, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल यूज्ड अप दैट एनर्जी। जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब पार्टिकल्स को एकदम से एनर्जी मिल गई। ठीक है, द एनर्जी इंक्रीजेस, तो हम ये कहेंगे कि द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर it can used up that energy.
जो आपने एनर्जी बढ़ाई है उस एनर्जी को यूज्ड अप करेगा, खत्म करेगा। कैसे करेगा? बाय बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर कम कैसे करेंगे? बाय डूइंग दैट रिएक्शन विच विल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो जिसकी वजह से तो हम कहेंगे कि बैकवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन विल स्टार्ट हैपनिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन विल start happening and the temperature decreases, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और यहीं पे अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इट फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यानी टेम्परेचर किसका कम हो रहा है? बेसिकली हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो लेट्स से ये मेरा सिस्टम है, इसमें सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि दिस इज अ सिस्टम और बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाने की या कम करने की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ाना है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम करना है। तो जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, लेट्स से दिस होल इज सराउंडिंग, अगर ये सब सराउंडिंग है, ठीक है, तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी कहाँ जाएगी? सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम करते हैं, अगर आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम करते हैं, अगर आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम करते हैं, दैट मींस सिस्टम इज नाउ हॉट बॉडी, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी? सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। सिस्टम इज नाउ रिलीजिंग एनर्जी, दैट मींस मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल हैपनिंग। सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो जितनी ज्यादा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा दैट मींस मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन करना है, यू वुड लोअर डाउन द टेम्परेचर कम करते जाएंगे। जितना टेम्परेचर कम होगा सराउंडिंग का, सिस्टम का टेम्परेचर उतना आप कहेंगे सिस्टम हॉट बॉडी बन जाएगी, एंड सिस्टम देन ट्रांसफर्स एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल हैपन। तो हम ये करेंगे स्टार्ट हैपनिंग, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसी तरीके से if temperature, if we decrease the temperature, exothermic reaction occurs. ठीक है जी, तो प्रेशर का सिंपल इफेक्ट क्या है, सॉरी टेम्परेचर का, कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सराउंडिंग्स विल ट्रांसफर एनर्जी टू द सिस्टम। तो कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अब आपने सिंपल ये देखना है कि एंडोथर्मिक फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, और ये आपको कैसे पता लगेगा? बाय लुकिंग एट इट्स डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो मतलब फॉरवर्ड एक्स जो है बैकवर्ड एंडो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो दैट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर है बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी। जस्ट मैं एक दफा इसको रिमाइंड करा रहा हूँ, बट स्टिल अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है सबको? ठीक है जी, तो इसका मतलब सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो इफेक्ट आ जाता है दैट इज प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो, और या आपको लगता है कि इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है जी, चेंज इन प्रेशर, अब ये हमें मालूम है कि इट ओनली अफेक्ट्स दोज रिएक्शंस वेयर गैसेस आर इन्वॉल्व, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने या कम करने से वी कैन ओनली कंप्रेस और एक्सपेंड गैस। सॉलिड या लिक्विड में एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होती। ठीक है, तो इट ओनली अफेक्ट्स दोज reactions where gas is involved। ठीक है जी, जिसमें गैस इन्वॉल्व होगी।
तो प्रेशर का इफेक्ट सिंपल आपने ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम कम हो रहा है रिएक्शन के अंदर। तो लेट्स से हमारे पास यही रिएक्शन है, अगेन हम हैवर प्रोसेस वाला रिएक्शन देखते हैं। N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। ठीक है, अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर दैट मीन्स वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी लेस वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। इंक्रीजिंग प्रेशर दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज लेस। वॉल्यूम लेस कहां पे है? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इंक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, फिर लेस नंबर ऑफ मोल्स एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर कम करेंगे दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो ज्यादा स्पेस हो गई, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए रिएक्शन वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा है। तो डिक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, फिर मोर नंबर ऑफ मोल्स। और लाजमी नहीं है कि इसके लिए तमाम रिएक्टेंट्स गैसेस में हो, यानी हर सब्सटेंस रिएक्शन का गैस फॉर्म में हो। जैसे यहाँ हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो गैस में होगी तभी प्रेशर का इफेक्ट होगा। इफ़ वी हैव ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व विच इज गैस, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी देयर। प्रेशर का इफेक्ट होगा। कोई भी नहीं है, सब जो है वो सॉलिड या लिक्विड है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। प्रेशर कम करेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हैं, ये आपने डिटेल में पहले भी पढ़े हुए हैं, जस्ट हमने इनको रिकॉल करा लिया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। जी बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में? जी ठीक है जी। तो ये तो हमने बात कर ली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बुक में मिल जाएंगी, वो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, हैबर प्रोसेस की एग्जांपल है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा। ठीक है, वो सारी आप ध्यान में रख लें। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए तो बुक में मेंशन है, वो मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा और आपने पढ़ा हुआ है, तो आई होप वो सबको क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कुछ पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, बट बुक रीडिंग जो है वो आई होप कि आप कर रहे होंगे सारे के सारे, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी चैप्टर के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। solubility product. Now solubility product क्या है? It is the product of the ionic concentration of a dissolved substance, या आप कहेंगे it is the product of the ions present at equilibrium। ठीक है, यानी लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड या लेड क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। आपने कोई ऐसा सॉल्ट लिया जो पानी में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव AgCl व्हिच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन डिसॉल्व्ड आयंस एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट। ठीक है, तो लेट्स से ये पानी में जाके डिसॉल्व होगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, एंड यहाँ पे AgCl सॉलिड। तो सम ऑफ द AgCl विल डिसॉल्व इन द वाटर एंड रिमेनिंग विल, यानी आप कह लेंगे AgCl जो है ये पानी में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। हमने एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया। तो लेट्स से ये हमारा बीकर है, इसमें वाटर जो है वो मौजूद है।
ठीक है। अब इसमें आपने AgCl ऐड किया, ठीक, तो AgCl जब हमने इसमें ऐड किया, सपोज दिस इज AgCl, ये हमने AgCl के पार्टिकल्स जो है वो इसमें ऐड किए। इनमें से कुछ AgCl जो है ये वाटर में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। लेट्स से ये AgCl डिसॉल्व हो गया, ये हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जिसमें मैंने व्हाइट से बना दिया बट ये डिसॉल्व है, ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब AgCl जो है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो मोस्ट ऑफ द AgCl विल रिमेन इट अनडिसॉल्व्ड, ठीक है, बिकॉज इट इज slightly soluble. Most of the AgCl will remain undissolved, ठीक है। Only a small fraction of it will get dissolved, ठीक है, बहुत थोड़ा फ्रैक्शन जो है वो डिसॉल्व होगा। एंड आफ्टर सम टाइम जब ये मतलब आप कहने के दिस सिस्टम विल गेन इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस और अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम, लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन देखते हैं, तो Kc इज equals to concentration of silver ions at equilibrium, आपके पास concentration of silver ions, concentration of chloride ions upon concentration of AgCl। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि AgCl undissolved है, slightly soluble है, तो मतलब इसकी concentration पे ऐसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया होगा। जितना स्टार्ट में होगा उतना ही एंड में भी होगा, कि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट के साथ, एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KSP, solubility product, ठीक है। KSP is equals to concentration of silver ions and concentration of chloride ions. This is known as solubility product, ठीक है। What is solubility product? It is the product of the ionic concentrations of a slightly soluble salt at equilibrium, ठीक है। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? What is solubility product? It is the product of ionic concentrations of a slightly soluble salt, या आप कह लेंगे of a partially soluble salt at equilibrium, ठीक है। at equilibrium आपका partially soluble salt कितना डिसॉल्व हुआ, उसमें कितने आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में मौजूद हैं, that is known as KSP, solubility product, ठीक है। तो अब solubility product जो है ये दोनों तरीकों से एक्ट करती है, यानी if we have the solubilities of these ions we can find the value of KSP, ठीक है। obviously it is temperature dependent, ये ध्यान में रखिएगा, it is temperature dependent because it is an application। असल में अभी सारी हम application of KC की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में KC से आपने KSP ड्राइव किया, तो it is an application of KSP। KC भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, KSP also depends on temperature, तो it is temperature डिपेंडेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब KSP की जो वैल्यू है, इट कैन हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ KSP विल हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन, कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, या आप कह लेंगे क्रिस्टलाइजेशन होगी या नहीं होगी। सिंपल हम ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ KSP, द वैल्यू of KSP helps in determining whether precipitation occurs or not। precipitation मतलब formation of small solids, या हम कह सकते हैं कि crystallization occurs or not, ठीक है। तो the value of KSP helps in determining whether precipitation occurs or not, आपको बुक में एक टेबल मिल जाएगा जिसमें KSP की वैल्यूज गिवन है, तो बेहतर ये है कि आप उसमें वो वैल्यूज जो हैं वो जहन में रखें, ठीक है जी। The value of KSP helps in determining whether precipitation occurs or not। तो मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ये जो KSP की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। और जब आपके पास आप ये कह रहे हैं कि सपोज आपने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, हम ये कहते हैं कि लेट्स से वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड, लेट्स से वी हैव PbCl2 का सोल्यूशन, PbCl2, ठीक है। आपने PbCl2 और हमने कहा कि जी द वैल्यू ऑफ KSP फॉर PbCl2 इज
value of KSP for PbCl2 is, यानी एट इक्विलिब्रियम इसकी आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी? सपोज हमने कहा जी दिस इज 3.5 into 10 raised to power -4, ठीक है, मोल्स स्क्वायर पर dm जी, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मोल क्यूब dm-9, क्योंकि PbCl2 है, ये मोल पर dm क्यूब हो गया, ये मोल पर dm क्यूब स्क्वायर हो गया, मोल पर dm क्यूब, और ये हो जाएगा मोल स्क्वायर पर dm6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मोल क्यूब dm9, ठीक है। तो KSP फॉर PbCl2 इज 3.5 into 10 raised to power -4, ठीक है। अब सपोज आपने ये तो KSP यानी ये है एट लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज फिक्स वैल्यू, यानी एट इक्विलिब्रियम आयन की कंसंट्रेशन ये होगी। अब हम ये कहते हैं कि जी हमने किसी भी गिवन टाइम पे ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, ठीक है। आपने एक रिएक्शन कोएफिशिएंट जैसे आप कह लें कि आपने concentration of lead ions, product of concentration of lead ions Pb and chloride ions at any other instant, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अलावा आपने किसी और इंस्टेंस पे ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एंड लेट्स से दिस कम्स ग्रेटर देन KSP, ठीक है। KSP कितना था? 3.5 into 10 raised to power -4, और आपके पास ये रेशो आ जाता है, ये प्रोडक्ट आ जाता है ग्रेटर देन KSP, तो व्हाट वुड इट इम्प्लाई? इसका मतलब क्या होगा? इससे आप क्या एज्यूम करेंगे सिस्टम के बारे में? प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, या क्रिस्टल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, या ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? जी बेटा, if this product comes greater than KSP की वैल्यू क्या थी? 3.5 into 10, no PPTs। अच्छा जी, और इसके अलावा इफ दिस प्रोडक्ट कम्स ग्रेटर देन KSP से ज्यादा अगर वैल्यू आ जाती है, लेट्स से 3.5 into 10 power -1 आ जाता है, तो अब देखें बेसिकली ये भी एक इक्विलिब्रियम है ना। किसके दरमियान इक्विलिब्रियम है? बिटवीन अनडिसॉल्व्ड लेड क्लोराइड एंड डिसॉल्व्ड लेड क्लोराइड, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है किसके दरमियान? PbCl2 और इसके आयंस के दरमियान का इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर सपोज आपके पास KSP की वैल्यू ज्यादा आ रही है, KSP बेसिकली क्या था? KSP था मतलब इन दोनों के दरमियान, यानी यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरह से, ठीक है। अब फॉर अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट या स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कह रहे हैं, हम सिर्फ इनकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वैल्यू ज्यादा आ रही तो मतलब एट इक्विलिब्रियम जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए आयंस की, एट इक्विलिब्रियम जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उससे ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव मोर कंसंट्रेशन देन दैट, यानी जो भी लेड आयन की और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आनी चाहिए थी, इफ दिस प्रोडक्ट एट एनी अदर इंस्टेंस इज ग्रेटर देन KSP, इसका मतलब क्या हो गया कि द कंसंट्रेशन, यानी ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बताएगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज greater than what it would be at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे जितने आयंस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, आपके पास ये प्रोडक्ट उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। लेट्स से दिस वाज 3.5 into 10 power -4, दिस वाज 3.5 into 10 power -4, और आपका आंसर आ रहा है 3.5 into 10 power -2, तो मतलब जितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए थी उससे ज्यादा आयंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होगा, इक्विलिब्रियम पे जितने डिसॉल्व्ड आयंस होने चाहिए आपके पास उससे ज्यादा डिसॉल्व्ड आयंस मौजूद हैं, तो इस किस्म का जो सिस्टम होगा ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट का अमाउंट जो मौजूद है सोल्यूशन में वो इक्विलिब्रियम वाले अमाउंट से कहीं ज्यादा है। तो इस किस्म का जो सोल्यूशन है दिस इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, दिस इज अ सुपर saturated solution, and if we have a super saturated solution that means PPTs will form because इससे तो इक्विलिब्रियम में जाना है ना, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको KSP वाली वैल्यू पे आना होगा, और KSP पे आने की वैल्यू पे आने के लिए इसको अपने आयंस की कंसंट्रेशन को कम करना होगा,
और आयंस की कंसंट्रेशन को कम करने का तरीका क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। और जब ये बैकवर्ड बनेगा, बैकवर्ड जाएगा तो सॉलिड PbCl2 बनेगा, मतलब PPTs बनना शुरू हो जाएंगे। तो इफ वी हैव दिस प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, दैट मींस के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? इन विच, जी कोई डिफाइन करेगा बेटा, व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जी, what is a super saturated solution? In which the concentration of solute is greater than what it would be at its equilibrium. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ऐसा सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जितना डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा डिसॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज अकर इन अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये ध्यान में रखें। जब भी आप लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं तो अब जो है वो आप कहने के बैकवर्ड रिएक्शन होगा एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग द PPTs। ठीक है, तो जब भी आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, मींस व्हेन वी हैव दिस प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, दैट मींस वी हैव अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन हैपेंस एंड वी वुड गेट PPTs। जी क्लियर है बेटा ये बात? ये पार्ट सबको क्लियर हो गया है कि प्रेसिपिटेशन कब होगी? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये ध्यान में रखें कि PPTs बनेंगी। ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये देख लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। ठीक है, तो अगर आपकी जो वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, दैट मीन्स कि आप जो आयंस की कंसंट्रेशन थी उसको एक्सीड कर गए हैं, उससे ज्यादा आयन सोल्यूशन में मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ चुकी है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास PPTs बनना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, इफ दिस concentration is less than what it would be at equilibrium, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि suppose if the concentration of Pb and the concentration of Cl minus is less than KSP, ठीक है, अगर ये less than KSP है तो ये solution क्या कहलाएगा, कोई बताएगा? अगर greater than KSP था तो super saturated solution था। If this concentration, if the product of these, if the product of concentration of dissolved ions is less than KSP, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इस सोल्यूशन को आप क्या नाम देंगे? जी बेटा कोई बता दे, ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? दिस वुड बी नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी जितनी आयंस मौजूद होने चाहिए उससे कम है, तो इस किस्म का सोल्यूशन क्या कहलाएगा? दिस वुड बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि जिसमें डिसॉल्व्ड आयन की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वाले क्वांटिटी से कम हो, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? PPTs बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी फॉरवर्ड जाएगा, दैट मीन्स के जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी आयंस की उससे कम है, तो इसका मतलब अभी मजीद मोर आयंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मोर, अभी PPTs बनने की बात तो एक तरफ, अभी तो मजीद आयंस डिसॉल्व होने हैं इसमें, तो मोर आयंस कैन बी डिसॉल्व्ड, मोर आयंस कैन बी डिसॉल्व्ड, नो PPTs, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है जी, एंड इफ द वैल्यू, if the concentration of Pb2 plus and the concentration of Cl minus is equals to KSP, जी
जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी उतनी कंसंट्रेशन है एट गिवन टेम्परेचर, तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? इस सोल्यूशन को आप क्या नाम देंगे? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है आयंस की इक्विलिब्रियम से देन इट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर कंसंट्रेशन कम है इक्विलिब्रियम वाली से तो अनसैचुरेटेड, एंड इफ इट इज इक्वल टू KSP देन ऑब्वियसली यस इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर उतनी कंसंट्रेशन मौजूद है। ठीक है, नो पीपीटी, सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी पीपीटीज नहीं बनेंगे। ठीक है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो नो पीपीटी forms. The PPT will only form when we have a supersaturated solution, and the condition for supersaturated solution is that the product of ionic concentrations must be greater than KSP. जब ये कंडीशन होगी आपके पास तब हम कहेंगे कि हाँ जी अब PPTs बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? जी जी बेटा, यहाँ तक जितनी बात हो गई है इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको क्लियर ना हो? ठीक है जी, तो अब इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, इसको भी अभी देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है आप सबने पढ़ा हुआ होगा, जस्ट थोड़ा सा हमने इसको, यानी लेट्स से कि हमारे पास यही सोल्यूशन है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, AgCl dissolved in water to give Ag plus and Cl minus। ठीक है, अच्छा ये सॉलिड है, ये एक्वस और ये एक्वस। अब हम ये कह रहे हैं कि जी द ओनली वे वी कैन गेट द प्रेसिपिटेट्स इज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज ग्रेटर देन KSP। नाउ हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस? बेसिकली AgCl जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, तो ये खुद तो डिसॉल्व नहीं होता, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट्स PPTs। इसके PPTs ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है, इसकी कंसंट्रेशन को सैचुरेटेड वाली कंसंट्रेशन से बढ़ाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और एनी अदर वे, व्हाट वी डू वी सिंपली ऐड अनदर सॉल्ट इन दिस सोल्यूशन। हम इस सोल्यूशन में एक दूसरा सॉल्ट ऐड करते हैं विच हैज अ आयन कॉमन टू दिस सॉल्ट। लेट्स से आपने इसमें ऐड किया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपने इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड किया। नाउ फॉर सोडियम क्लोराइड वी नो दैट इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट। तो आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl जो है वो ऐड किया पानी के अंदर। ठीक है, इसी सेम सोल्यूशन के अंदर। तो NaCl जब वाटर में आएगा इट वुड फॉर्म सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस, एंड क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्वस एंड एक्वस। तो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन था जिसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड किया। तो बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड व्हाट वी हैव डन, वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऐड करने से क्या हुआ है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर के टेम्परेचर बढ़ाएं फिर उससे क्लोराइड आएंगी, वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस होगा। उसके बजाय आपने क्या किया, थोड़ा सा NaCl इसमें ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। एंड आइदर बाय इंक्रीजिंग वन ऑफ द आयंस, आइदर बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द आयंस, देयर विल बी चांसेस ऑफ रिएक्शन मूविंग बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ PPTs in a solution of a sparingly soluble salt by adding a small amount of a salt which has an ion common to the actual salt is known as common ion effect. यानी to obtain the PPTs, किसी भी sparingly soluble salt के PPTs को हासिल करने के लिए अगर आप उस sparingly soluble salt के solution में small amount में कोई दूसरा salt ऐड करें जिसमें एक आयन दोनों के अंदर कॉमन हो जाए, तो ये जो PPTs अब बनेंगे, इस PPTs को बनेंगे, ये किस वजह से बने हैं? These PPTs are being formed due to common ion effect. ठीक है, तो common ion effect is a way of forming PPTs of sparingly soluble salt. Common ion effect क्या है? It is a way of forming
PPTs of sparingly soluble salt। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के PPTs बनाने का एक तरीका है, आसान तरीका है कि आप उसमें थोड़ा सा कोई ऐसा सॉल्ट ऐड कर दें जो एक्सट्रीमली सॉल्युबल हो और दोनों सॉल्ट्स के अंदर एक आयन कॉमन हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके आयन की कंसंट्रेशन एकदम बढ़ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा एंड वी वुड गेट द PPTs of that particular salt, AgCl. This is known as common ion effect. जी क्लियर है बात? What is common ion effect? जी बेटा, ठीक है जी। तो ये सिंपल कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।